गिरावट मुझे नहीं लगता मार्केट में आएगी। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत आपको स्टेबल रहे, कंसोलिडेशन में जा सकता है। गिरावट का बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो अपने फंडामेंटल्स पे चल रहा है। यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसको वो मैनेज करने में लगे हुए हैं कि वो किस तरीके से मैनेज हो, जिससे कि आगे अगर आप इंटरेस्ट रेट कट करें तो इकोनॉमी में उतना इफेक्ट ना पड़े। तो उनके लिए चैलेंज वो है, और उस चैलेंज को सुधारने के लिए उनको अभी समझ में आ गया कि भाई यूएस को चाइना और इंडिया से बना के रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। नवंबर के अंदर ही कोई ना कोई आपको बड़े जो अनाउंसमेंट्स हैं ट्रम्प साहब की तरफ से इकोनॉमी को लेकर, टैरिफ को लेकर, वो यहाँ पर आ सकते हैं। उससे मार्केट पूरा सुधरता हुआ नजर आएगा। अगले 6 महीने आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं? अभी हरियाली है, ये हरियाली इसी तरीके से जारी रहेगी या फिर हो सकता है कि और बूम आ जाए या फिर डिप वाली सिचुएशन भी बन सकती है? कि अगर आप गोल्ड सिल्वर पैसा लगा रहे हैं तो आपको अगर कोई गिरावट मिल रही है तो आप उसमें ऐड ऑन करते चलें, जिससे कि आपकी एवरेज हो जाए। अगर आपकी एवरेज होगी तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। तो ये मौका है जिन्होंने हायर लेवल पे ले लिया है कि ये जो गिरावट आ रही है, यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते चलें, जिससे कि आपका जो प्राइस है वो एवरेज हो जाए, और जब प्राइस इंक्रीज हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। सिल्वर और अदर जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं आपके, वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे, और वो गोल्ड की रिटर्न को भी बीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड सही नहीं है, गोल्ड तो गोल्ड है, वो हमेशा गोल्ड ही रहेगा। बट अगर आप रिटर्न वाइज बात करेंगे तो सिल्वर और अदर इंडस्ट्रियल मेटल आपको अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है कमोडिटी जंक्शन। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक तरफ मार्केट को लेकर, दूसरी तरफ सोने चांदी के रेट को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब त्योहारी सीजन चल रहा था, मैं बात कर रही हूं दिवाली और छठ की, तो उस वक्त कई तरह के सवाल बन रहे थे बाजार को लेकर भी और कहीं ना कहीं सोने चांदी के रेट को लेकर भी, कि आखिर किस हद तक मार्केट जा सकता है, सोने चांदी के रेट कहां तक पहुंच सकते हैं। दिवाली के वक्त तो सोने चांदी के रेट पीक पर थे, मार्केट की स्थिति भी कहीं ना कहीं डामाडोल नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 26,000 के लेवल को निफ्टी क्रॉस कर गया था, और कहीं ना कहीं अभी जो स्थिति है काफ़ी हद तक सुधर चुकी है। और मार्केट में जो हमने देखा सोने चांदी के दाम को लेकर कि गिरावट भी उतनी तेज़ी से हुई है जितनी तेज़ी से इसके दाम बढ़ रहे थे। तो ऐसे में कई तरह के सवाल लोगों के, इन्वेस्टर्स के जहन में है कि क्या ये जो गिरावट है इसी तरीके से रहेगी, और मार्केट में जो ये हरियाली है क्या इसी तरीके से चलती रहेगी आने वाले कुछ महीनों में, क्या कैसा मार्केट रहेगा। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान, जिनका नाम है अनुज गुप्ता, कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी एक बार फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में आपका। अनुज जी, दिवाली से पहले देखिए हमने पॉडकास्ट किया था और सोने की और चांदी की प्रिडिक्शन आपने की थी, बहुत तरह के क्वेश्चन भी थे जो जनता के भी थे, मैंने भी पूछे थे आपसे। तो आज हम कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन करेंगे मार्केट और कमोडिटी को लेकर। तो सबसे पहले तो देखिए मैं बाजार पर आऊंगी। दिवाली खत्म हो गई है, त्योहारी सीजन निकल चुके हैं, मार्केट में भी कहीं ना कहीं खुशहाली हमने देखी है, और अभी भी थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए संध्या जी, मार्केट जो है ना बहुत एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर हाई भी ब्रेक कर सकता है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हाई से नीचे भी आ सकता है। तो एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी भी है, जिसको हम बोल रहे हैं कि नया हाई बनाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बस हाई बन गया, वहाँ से नीचे आएगा। तो वी कैन से दैट कि एक क्रिटिकल सिचुएशन में है कि यहाँ से किधर भी साइड वो जा सकता है। बट अगर आप पर्सनली देखेंगे, या मुझे लगता है कि जैसा कि क्या मार्केट का व्यू होना चाहिए मार्केट, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट में एक रैली बना है, अगर आप पिछले 2 महीनों का मूवमेंट को देखेंगे तो 2 महीने में अच्छी खासा मोमेंटम मार्केट में बना है, और खरीदारी मार्केट में लौटती हुई देखी गई है। प्लस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए, चाहे वो यूएस चाइना के ट्रेड वॉर को लेकर हो या यूएस इंडिया के ट्रेड वॉर को लेकर हो, तो दोनों में ही हमने एक पॉजिटिविटी आती हुई देखी, और उसकी वजह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है ना उसको रिएक्ट करेगा। बस फर्क ये है कि कोई एक ब्रेक थ्रू आना बाकी है मार्केट को। वो ट्रम्प साहब की तरफ से आ सकता है कि भाई वो जो भी ट्रेड वॉर है उसके बारे में बोले कि हाँ भाई हमने रिड्यूस कर दिए जो भी चार्जेस हैं, जो भी टैक्सीज हैं, जो भी ट्रेड टैक्सीज हैं उसको कम कर दिया, या कोई भी ऐसा
पॉइंट जो कि मार्केट को सपोर्ट करेगा, उससे हमें लगता है कि मार्केट को एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा। गिरावट मुझे नहीं लगता मार्केट में आएगी, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत आपको स्टेबल रहे, कंसोलिडेशन में जा सकता है। गिरावट का बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो अपने फंडामेंटल्स पे चल रहा है। हमने जीएसटी देखा अगस्त से, जब जैसे अनाउंस हुआ उसके बाद जीएसटी रिफॉर्म्स आए। जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद हमने बहुत डेवलपमेंट मार्केट में देखा, चाहे वो ऑटो सेक्टर को लेकर हो, हमने ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छे नंबर्स देखे। इन बिटवीन फेस्टिवल सीजन भी आया, फेस्टिवल सीजन में हमने बहुत अच्छे नंबर्स देखे, मार्केट की ग्रोथ इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। एमएसएमई के फ्रंट पे हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई देखी। हमने कंपनी के रिजल्ट अब देख रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट में क्लियर दिख रहा है कि कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एज पर एक्सपेक्टेशन है। तो जब चीज़ें एज पर एक्सपेक्टेशन आती है ना, तो मार्केट को वहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है, और हमने अच्छी खासी खरीदारी लौटती हुई देखी। इवन सरकार भी इस मूड में है कि भाई जो मार्केट है वो ग्रो करे, और जो भारी फैक्टर हैं जैसे ट्रेड हो गया है या जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उस सब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट को कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा। हालांकि जब ट्रेड वॉर हुआ था, जब टैरिफ लगे थे, तो थोड़ा सा एक हमने डेप्रिसिएशन मार्केट में आता हुआ देखा था, मार्केट गिरावट की तरफ आई थी, बट वहां से रिकवर बहुत फास्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत सपोर्टिव लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आ रही है ना, ये महज एक टेस्टिंग पॉइंट है कि भाई जिन्होंने खरीदारी कर रखी है उनको एक पेशेंस टेस्ट करने के बाद है। बट हाँ, मुझे लगता है कि मार्केट का जो मूड माहौल है वो काफ़ी पॉजिटिव मुझे लगता है यहाँ से। बिल्कुल अनुज जी, आप पॉजिटिव तो कह रहे हैं, और अच्छी बात ये भी हुई कि देखिए दिवाली से पहले जो स्थिति थी, दिवाली के दरमियान बहुत चेंजेस देखने को मिला है। 26,000 के लेवल को हमने टच किया, क्रॉस किया हमने। हम डेली देखिए लाइव जब भी करते हैं, हम बातचीत भी करते रहते हैं। और अभी क्या, जैसे कि आप पॉजिटिव तो कह रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस अभी हुए, फेड रेट कट हुआ है, ये एक बड़ा इम्पैक्ट हो गया। और अभी ट्रेड डील की बात की जा रही है, यूएस चाइना की ट्रेड डील हो रही है, कहीं ना कहीं वहाँ से भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अब जो नज़र है वो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील को लेकर है। तो अभी यहाँ अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्या लग रहा है कि किस और बातचीत जा सकती है? देखिए, बातचीत तो ट्रम्प साहब ने क्लियर बोला है कि मोदी जी को क्लियर लुक है, तो वो एक अपने आप में ऑप्टिमिज्म है कि भाई अगर आप एक किसी देश के नेता को, अगर आप ऐसा प्रधानमंत्री को, अगर आप एक व्यू के साथ आप बोल रहे हैं कि भाई आपका लुक ऐसा है या आपके थॉट ऐसे हैं, तो वो सजेस्ट करता है कि भाई आप उसकी तरफ काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये शो कर रहा है ट्रम्प साहब के लिए कि भाई अब उनको लग रहा है कि नहीं, हमें इंडिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए। हमने ये भी देखा जो उनकी शर्तें थी कि भाई आप रशिया से क्रूड कम मंगाइए, तो वो हमने वो भी देखा है कि कहीं ना कहीं वो अब कुछ कम होता हुआ दिखाई दिया है, तो उससे भी काफ़ी खुश है। तो ये खुशी जो है ना साफ जाहिर हो रही है ट्रम्प साहब के चेहरे पे। तो मुझे लगता है कि उससे मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस दरमियान वो हो सकता है कि आने वाले टाइमों में आपको जो है कहीं ना कहीं भारत के लिए एक पॉजिटिव टैरिफ को लेके बात करें या कुछ रैशनलाइज यहाँ पे टैरिफ कर दे, तो उससे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। तो जो अभी एक मार्केट का मूड माहौल है वो टोटली ट्रम्प साहब के ऊपर बेस्ड है। और ट्रम्प साहब का मूड माहौल इस बार ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत एग्रेसिव है या बहुत गुस्से में है या कुछ सुनना नहीं चाहते, वो बात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। हमने जैसे देखा अभी इन्होंने चाइना के साथ जो डिस्कशन किया, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें करी, सोयाबीन के बारे में बात करी, उन्होंने रेयर मेटल के बारे में बात करी, उन्होंने चाइना के टैरिफ के बारे में बात करी, चाइना के साथ जो समझौता किया है बिजनेस को लेकर उसके बारे में बात करी। तो उन्होंने सब पहलुओं पे बात करी। तो उससे ये लग रहा है कि वो बिल्कुल ओपन होकर आए हैं कि भाई मैं हर चीज़ को सुनना चाहूँगा, हर चीज़ को समझना चाहूँगा, जिससे कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो वहाँ पे ग्रो करे। उनके लिए मेन ऑब्जेक्टिव है यूएस में एक तो इन्फ्लेशन के डेटा इस बार अगेन खराब आते हुए दिखाई दिए, तो उनके लिए अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है कि भाई आप इंटरेस्ट रेट कट तो कर रहे हो, बट यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, ऑलमोस्ट 3% के आसपास है। वहीं यूएस की लेबर मार्केट बहुत स्लो है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बड़ा हुआ है, तो उसको वो मैनेज करने में लगे हुए हैं कि वो किस तरीके से मैनेज हो जिससे कि आगे अगर आप इंटरेस्ट रेट कट करें तो इकोनॉमी बहुत ना इफेक्ट ना पड़े। तो उनके लिए चैलेंज वो है, और उस चैलेंज को सुधारने के लिए उनको अभी समझ में आ गया कि भाई यूएस को चाइना और इंडिया से बना के रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। बिल्कुल, जैसे आप सोयाबीन और रेयर अर्थ की बात कर रही है, तो उसके मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर भी हो जाता है, क्योंकि अगर वो बात नहीं मानेंगे या संधि नहीं करेंगे उतने पॉजिटिव तरीके से, तो घाटा उन्हीं को हो सकता है। हो ही रहा है। और भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, भारत के पास हथियार क्या है, अभी सोयाबीन का मुद्दा। तो कहीं ना कहीं एक ये पहल भी वहां से बनकर आ सकती है। देखिए, टैरिफ लगाई यूएस ने, अब यूएस पे क्या है, जो लैंडिंग कॉस्ट है यूएस से वो महंगी पड़ रही है। हाँ। अब आप मेडिसिन लेंगे वो भी महंगी पड़ रही है, अगर आप टेक्सटाइल लेंगे वो भी आपको महंगा पड़ रहा है। अगर अब आप ये देखिए कि आपने आईटी के ऊपर आपने फीस लगा दी $1 लाख की, अब यूएस के जो लोग हैं वहां पर हाईयर उनको कॉस्ट पड़ेगी, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होना ही होना है। तो ये अब यूएस को दिख रहा है कि भाई जो हमने टैरिफ लगाया ना उससे आपको
जो कॉस्टिंग है महंगी पड़ रही है, तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो गया। तो इन्फ्लेशन अभी यूएस के लिए अच्छा नहीं है इंक्रीज होना, तो क्योंकि उनकी ऑलरेडी इकोनॉमी डेट में है, तो उनको वो मैनेज करने के लिए उनको चाहिए कि जो बाहर से चीजें आ रही हैं वो सस्ती आए, अच्छी क्वालिटी की आए, जिससे कि वहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उनको यहाँ पर ये सब करना जरूरी है कि वो यूएस, चाइना से और इंडिया से संधि बना के रखें। चाइना में बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो इंपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि अगर उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो यहाँ पर उनको महंगी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब जो टाइम है ना, उनको ये चाहिए कि इंडिया और चाइना के साथ संधि करें, जिससे कि उनकी जो कमोडिटीज हैं या जो भी सेवाएं वो ले रहे हैं वो यहाँ पर उनको सस्ती पड़े, जिससे उनका इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले भी मार्केट को लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत तो साफ तौर पर प्रिडिक्ट कर दिए कि आने वाले कुछ महीने में सब कुछ सही होगा। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं, जैसे कि हमने दिवाली के टाइम पे देखा ऑटो सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से बूम कर रहा था। अगर बाकी सेक्टर्स की तरफ मैं जाऊं, एफएमसीजी भी अच्छा चला, ऑटो भी अच्छा चला, आईटी की मैं बात करूं, बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं, तो अभी क्या लग रहा है कि यहाँ पर आने वाले वक्त में क्या स्थिति नजर आ सकती है? देखिए, फेस्टिवल इवेंट गया है और अब भारत में देखें तो शादियों का सीजन बहुत बड़ा होता है, अब ये करीबन 6 महीने चलेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा मूड आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा जो है बैंकिंग सेक्टर बूम करता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरा कहीं ना कहीं एफएमसी सेक्टर के अंदर आपको अच्छी खासी मूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। देखिए, और मेटल सेक्टर तो एवरग्रीन है ही, जिसको हम हमेशा रेडार पे रखते हैं। मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर में तो आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट हाँ, हो सकता है कि आने वाले जो 2 महीने हैं ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टेबल मार्केट देखने को मिले। क्योंकि जनरली इन 2 महीनों में अगर आप देखेंगे तो ये यूएस का फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, तो ऐसे में जो हेड्ज फंड्स हैं या जो आपके बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, इंटरनेशनल फंड्स हैं, वो सब अपनी पोजीशंस को बुक क्लोज करते हैं, अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं। तो ऐसे में जनरली थोड़ा सा एक आप मान के चलिए कि बहुत कम वॉल्यूम मार्केट में आपको देखने को मिलता है, मार्केट बहुत स्टेबल होता है। दिसंबर में तो सारा फेस्टिवल में जाता है, क्रिसमस है, फिर थैंक्स गिविंग डे है, बॉक्सिंग है, नवंबर एंड से आपके सारे फेस्टिवल चालू हो जाते हैं, तो एक मूड माहौल छुट्टी का माहौल हो जाता है। तो ये नवंबर का महीना है जहां पर आपको एक स्टेबल मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है कि इन बिटवीन शायद ट्रम्प साहब अपनी जनता को, हो सकता है कि या इंडिया को या फिर चाइना में इन फेस्टिवल से पहले कोई बड़ा गिफ्ट तोहफा दें, जिससे कि जो मार्केट के अंदर खुशहाली है वो लौटती हुई नजर आए। तो ऐसा मुझे लगता है कि नवंबर के अंदर ही कोई ना कोई आपको बड़े जो अनाउंसमेंट्स हैं ट्रम्प साहब की तरफ से इकोनॉमी को लेकर, टैरिफ को लेकर, वो यहाँ पर आ सकते हैं। उससे मार्केट पूरा सुधरता हुआ नजर आएगा। हमने देखा जापान लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, नेस्डेक आपका अच्छा खासा चल रहा है, आपका जो कोरिया मार्केट है वो अच्छा चल रहा है, इंडिया मार्केट भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ पर और फ्यूल के लिए मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आना जरूरी है, उससे काफी हद तक मार्केट सपोर्ट लेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये, अगले 6 महीने आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं? अभी हरियाली है, ये हरियाली इसी तरीके से जारी रहेगी या फिर हो सकता है कि और बूम आ जाए या फिर डिप वाली सिचुएशन भी बन सकती है? देखिए, क्या कहेंगे? इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अब बजट की तैयारी चालू हो जाएगी, फरवरी में बजट है। मुझे लगता है कि बजट बहुत अच्छा आ सकता है इस बार। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेलवे स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, प्लस बैंकिंग सेक्टर में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ऑटो में तो हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी मोमेंटम है, फिर आपको डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अब तो बजट का टाइम है और बजट के टाइम में मुझे लगता है कि प्री बजट रैली भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और पोस्ट बजट भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो करेक्शन तो मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पर बड़ा मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि बजट से पहले और बजट के बाद आपको बहुत अच्छे रिफॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो बजट में अनाउंसमेंट्स होंगी वो मार्केट को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको रेलवे सेक्टर है जो अच्छा खासा मूव कर सकता है, देन डिफेंस सेक्टर है जो अच्छा खासा मूव कर सकता है, देन उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका ऑटो सेक्टर के अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, उसके साथ बैंकिंग सेक्टर में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि फाइनेंस सेक्टर में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले। तो सारे सेक्टर चलने वाले हैं। तो अब ये जो टाइम है ना, यहाँ पर जो नेगेटिव थॉट्स है वो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब ट्रम्प साहब भी थोड़े पॉजिटिव मूड में आए हैं। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी रुक गई हैं। अगर हम देखें तो कोई ऐसा रशिया यूक्रेन में कोई ऐसा बड़ा वॉर नहीं दिख रहा है, काफ़ी टाइम से शांत होकर बैठे हैं। और दूसरी तरफ क्रूड के प्राइस थोड़े लोअर हैं जो कि इन्फ्लेशन को जनरली सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब क्रूड के प्राइस नीचे हैं तो वो भी पूरे ग्लोबल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखेंगे। कमोडिटी के प्राइस अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर बहुत अच्छा मानसून गया है, मानसून जाने की वजह से पैदावार यहाँ पे बढ़ी है, पल्सिस की बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार यहाँ पर हो रही है। साथ में आप देखेंगे तो तिलहन की पैदावार बहुत अच्छी बढ़ रही है। तो फूड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा इशू नहीं है।
लोगों की पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो पिक्चर है ना थोड़ी सी पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लगती है, जो कि एक ब्रॉडली अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने, इवन अगर हम 6 महीने की बात करें तो बहुत अच्छी जहाँ पे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि मार्केट आपको हो सकता है कि नए हाइज के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज जी, अब मैं कमोडिटीज़ की तरफ रुख करूंगी। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं, देखिए जब दिवाली से पहले आपने प्रिडिक्ट किया था और मैं ये कह भी रही थी कि जी। जिस तरीके से मार्केट क्रैश होता है यस कि यस आपको यस। लगता है कि सोना चांदी भी क्रैश हो सकता है, तो आपने यही कहा था कि देखिए इतना इफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है, जो कहीं ना कहीं सच भी साबित हो यस रही है। यस। मतलब दिवाली के वक्त तो 1.5 लाख तक सोने की प्रिडिक्शन की जा रही थी, 2 लाख चांदी पहुंच जाएगी। हालांकि वहां तक ऑलमोस्ट टच करते करते चांदी बची है। Yes. और मैं अभी जो हमने देखा उसके बाद सिचुएशन एकदम धड़ाम हो गए दाम। यस यस यस। बहुत सारे क्वेश्चन देखो लगातार। $500 गिरा है गोल्ड। ये सोचिए, दिवाली वाले दिन गोल्ड ने हाई बनाया इंटरनेशनली 4381, $4381 का हाई बनाया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे में $3880 तक नीचे आया। तो ऑलमोस्ट $490-500 गिरा महज 7-8 दिनों में। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो इतनी बड़ी कभी गिरावट हुई नहीं है इतनी जल्दी, और इतनी इतनी जल्दी। जितनी तेजी से बढ़े Yes. उतनी तेजी से ही गिरे। तो कहीं ना कहीं ये जो गिरावट थी ना, ये एक थोड़ा सा फोमो क्रिएट हो गया था कि फिजिकल मार्केट में गोल्ड नहीं है, शॉर्टेज है, सिल्वर की शॉर्टेज है, उसकी वजह से थोड़ा फोमो क्रिएट हुआ। तो एक अनप्रेडिक्टेड प्राइस इंक्रीज हो गए थे और उसके बाद जो प्राइसेस है वो करेक्ट होते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि अभी जो करेक्शन है ना ये थोड़ा स्टेबल होगा। यहाँ पे हम कोई बड़ी बढ़त या बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। जो एक प्राइस होता है ना एक्चुअल प्राइस के आसपास, वो उसके पास आता हुआ दिख रहा है। ये हो सकता है कि आपको काफ़ी एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिले। बट आज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस गिरे हैं, वो यहाँ पर प्राइस गिरे हैं। तो जो व्यूअर्स ने सुना होगा, जो रुक गए होंगे, उनको यहाँ पर अच्छा खासा एक मौका मिल गया होगा कि आप निचले स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर्स के हिसाब से बात करूं तो अगर उस वक्त दिवाली के वक्त कोई नया इन्वेस्टर रहा होगा, उसने जो पैसा लगाया होगा, तो कहीं ना कहीं तो ये हो सकता है ना कि मतलब उन्होंने जो पैसे लगाए होंगे फिर उनको थोड़ी तकलीफ भी होगी कि एकदम से देखिए धड़ाम हो गए दाम। देखिए जिसने पैसा लगाया होगा या तो उसको उस टाइम नीड होगी, ठीक है, कि भाई उसको लेना ही है। तो और गोल्ड सिल्वर के मैं भी कहता हूँ कि अगर आपने पैसा लगा भी दिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है, ट्रेडिंग का प्रोडक्ट नहीं है। अदरवाइज कि आप ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हो या बुलियन का बिजनेस कर रहे हो, आपको बेचना ही है, तो वो अलग चीज़ है। बट अगर आप एक निवेशक के तौर पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अगर हम इन 10 दिनों की बात करें तो नीचे 3880 तक के लेवल आए थे। आज अगेन गोल्ड का भाव $4000 के ऊपर है, ठीक है। गोल्ड का सिल्वर का भाव नीचे $46 तक चले गए थे, आज अगेन $48 के ऊपर है। तो रिकवरी बहुत फास्ट आई है। तो ऐसे ही रिकवरी आपको देखने को भी मिलेगी। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो भी डिप मिले, हम पॉडकास्ट में हमने कहा भी था कि अगर आप गोल्ड सिल्वर पैसा लगा रहे हैं तो आपको अगर कोई गिरावट मिल रही है तो आप उसमें ऐड ऑन करते चलें, जिससे कि आपकी एवरेज हो जाए। अगर आपकी एवरेज होगी तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। तो ये मौका है जिन्होंने हायर लेवल पे ले लिया है कि ये जो गिरावट आ रही है यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए उसमें, आप इन्वेस्टमेंट करते चलें, जिससे कि आपका जो प्राइस है वो एवरेज हो जाए और जब प्राइस इंक्रीज हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। बिल्कुल अनुज जी, लेकिन सवाल ये ना कि जिस तरीके से अभी प्राइस जो गिरे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है ना कि सोने पे भरोसा मत करो, कभी ये उठ जाए कुछ पता नहीं है। तो अभी क्या लग रहा है, क्योंकि दाम तो देखिए कभी गिरते हुए देखे ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हुआ है। तो अभी खुश होना सही है या फिर कहीं ना कहीं उस कंडीशन में या उस स्थिति में फिर से आ सकता है सोना और चांदी? देखिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब सेंट्रल बैंक्स अभी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, हाँ, तो इंडिविजुअल क्यों ना ऐड करे। भाई सेंट्रल बैंक अगर अभी भी गोल्ड को बाय कर रहा है, चाइना अभी भी बाय कर रहा है, अदर एशियन कंट्रीज में भी बाय कर रही बिल्कुल, है, और कई कंट्रीज बहुत ऐड तेजी कर से रही बाय ऐड कर रही है। तो इंडिविजुअल को भी देखना चाहिए कि भाई अगर एक आपकी सुपर पावर जो है सेंट्रल बैंक्स, अगर एक इकोनॉमी का देखें, वो अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है गोल्ड को, तो इंडिविजुअल को भी ऐड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो वैल्यू है। दूसरी बड़ी बात, सिंपल सी इकोनॉमिक्स में समझता हूँ कि अगर डी डॉलरेशन हो रहा है सब जगह पे, पूरे हर कोई डॉलर को नहीं अपनाना चाह रहा, हर कोई चाह रहा है कि भाई हम अपनी करेंसी को प्रमोट करें, और हर कोई चाह रहा है कि भाई हम अपनी करेंसी में ही व्यापार करें। तो एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो पूरे ग्लोबल में चलता हो। तो गोल्ड के अलावा और कुछ नहीं है। अब कुछ बोलेंगे कि भाई क्रिप्टो मार्केट में अवेलेबल है, बट क्रिप्टो की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कई कंट्रीज में नहीं है। तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये एक मीन्स ग्लोबल करेंसी है। हालांकि हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में 15 सालों में एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए, डोंट नो, नोबडी नोज।
बट गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज के टाइम में अवेलेबल है। अगर आपकी जेब में गोल्ड रखा है तो आप किसी भी कंट्री में जाकर उसको आप यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सेंट्रल बैंक्स डी डॉलरेशन की तरफ जा रहे हैं, वो डॉलर की होल्डिंग कम करके गोल्ड को ऐड कर रहे हैं। तो जब एक सेंट्रल बैंक गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है तो एक इंडिविजुअल क्यों नहीं ऐड कर सकता? हम ये नहीं कह रहे कि भैया आप 100% गोल्ड रखो, आप एक फ्लो में आप गोल्ड को ऐड करते चले, जिससे कि आपको एक रिस्क अगर कहीं पर भी हो तो गोल्ड आपको रिटर्न दे। ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। हाँ। मैं डेटा के बेस पे कह रहा हूँ कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड रखते हैं, चाहे वो आप ETF के फॉर्म में लें, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में लें, चाहे आप उसको डेरिवेटिव फॉर्म में रखें, तो कहीं ना कहीं आपको वो हेज प्रोवाइड करेगा। दूसरी बड़ी बात कि अगर कहीं पर भी कुछ भी अनसर्टेनिटी होगी, देखिए अब पूरा वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती रहती है। आप इजराइल गाजा को देख लीजिए, वहाँ आपको युद्ध देखने को मिलेगा, या मिडिल ईस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कुछ होता हुआ दिखाई देगा। प्लस रशिया यूक्रेन वॉर हालांकि अभी तो थम गया है, मगर कोई गारंटी नहीं कि आगे होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो ऐसी चीज़ों में जब भी इवन जो डी डॉलरेशन है या बॉन्ड यील्ड है, करेंसी डेप्रिसिएशन है, ये सब होता रहेगा। तो ऐसे जब सब कुछ होगा तो गोल्ड में ही आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर किसी ने हायर लेवल पे ले लिया है तो मेरा ये मानना है कि उनको अगर लोअर लेवल आते हैं तो वहाँ पर ही आप कुछ क्वांटिटी ऐड करें, SIP के फॉर्म में ऐड करें, एक छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करते चलें, जिससे कि अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी होगी, अब जिंदगी है तो अनसर्टेनिटी होना तय है, तो अगर अनसर्टेनिटी होगी तो आपको गोल्ड हेज करेगा। इवन मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको अनसर्टेन नहीं भी होती है, आपको ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट है, आप उसको कन्वर्ट करा लीजिए ज्वेलरी में। आपको ज्वेलरी पहनने का मन है तो आप ज्वेलरी में उसको रख लीजिए। आगे बच्चों की शादी होगी, वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये गोल्ड सिल्वर तो ऐसा है कि अगर आपको रेट नहीं भी मिल रहा है तो आपको अगर शादी में यूज़ करना है, आप उसको ज्वेलरी बना के यूज़ कर लीजिए। तो बहुत सारे उसके यूसेज हैं जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट, मेरा ये मानना है कि गोल्ड सिल्वर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको धीरे धीरे करके ऐड करें, एग्रेसिव वे में ऐड बिल्कुल ना करें। जब आपको लगे कि कुछ आपके पास सरप्लस मनी है, आपको कुछ एसेट लेने का मन कर रहा है, तो आप गोल्ड में ले लीजिए। आपको लगता है कि नहीं आज कोई बहुत सारे इवेंट है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेना है, तो आप गोल्ड सिल्वर बाय कर लीजिए, ज्वेलरी आप ले लीजिए, या कॉइन लेके रख लीजिए, या ETF में ऐड कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा। अच्छा, जब भी हम बातचीत करते हैं ना सोने और चांदी की, जब भी बात होती है तो आप हमेशा कहीं ना कहीं चांदी को भी सपोर्ट करते हुए नजर आए कि आप चांदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिटर्न लाके दे सकते हैं, और जो सच भी साबित हुई है। मतलब गोल्ड से ज्यादा चांदी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़े, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर मैं गिरावट की बात करूं तो देखिए सोने की कदम तो कदम अगर देखा जाए तो चांदी तो और तेजी से गिरी है, और उससे पहले दिवाली से पहले चांदी उतनी तेजी से बढ़ रही थी। तो अभी चांदी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए चांदी की अगर आप बात करेंगे तो ये साइंटिफिक कमोडिटी है, और ये मेरे ख्याल से हर आदमी को यूज करनी चाहिए। अगर मैं मतलब अगर साइंटिफिक वे में जाएं कि चांदी अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर उसको पहन रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप साइंटिफिकली बहुत यूज कर रहे हैं। हालांकि ये चंद्रमा को भी स्ट्रांग रखती है, ऐसा मैंने सुना है हॉरोस्कोप में, तो वो आदमी को पहनना भी चाहिए। बट अगर आप इसका इंडस्ट्रियल यूज देखेंगे तो पिछले 10 सालों में बहुत बड़ा है। अगर आप पिछले 10 साल के डेटा को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो उसकी सप्लाईज है वो कम हुई है, बट इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत बड़ा है। चाहे वो सोलर पैनल्स में हो, चाहे वो मोबाइल फोन्स में हो, चाहे वो आपका EVs के अंदर में हो, चाहे वो सैटेलाइट के अंदर में हो, तो काफी जगह इसका यूज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। और जितना जितना हम हाईटेक जा रहे हैं तो चांदी वहां पर यूज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि चांदी अगर आप एज ए इसको इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे देखेंगे तो उसका यूसेज बहुत इंक्रीज हुआ है। तो डेफिनेटली ये पार्ट है प्रीशियस मेटल का, बट इंडस्ट्रियल मेटल से भी इसको काफी हद तक सपोर्ट मिला है। और मैं तो मानता हूँ कि अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं कि चलो सब कुछ सही हो गया, कहीं युद्ध भी नहीं हो रहा, टैरिफ भी खत्म हो गया, ट्रम्प साहब बहुत खुश हैं, इन्फ्लेशन भी बहुत कंट्रोल में आ गया, तो अब जब सब कुछ सही होगा ना तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। लोग ट्रैवलिंग करेंगे, लोग गैजेट्स परचेज करेंगे, लोग EVs परचेज करेंगे, लोग अपना जीवन शैली को इंप्रूव करेंगे, अपने एक लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो वहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे। जिनके पास सोलर पैनल नहीं है वो सोलर लाइट लगाएंगे घर में, तो डिमांड वहाँ पर ही बढ़ेगी। तो वहाँ डिमांड बढ़ेगी तो आपको इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़नी चालू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब जो आने वाला टाइम है ना वो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के लिए बहुत चलेगा। इंडस्ट्रियल मेटल आपका आगे रनअप करता हुआ दिखाई देगा। और इंडस्ट्रियल मेटल में अगर हम बात करेंगे तो सिल्वर वहाँ पे ऐड होता है, तो सिल्वर आपको अगेन रनअप करता हुआ दिखाई देगा। तो गोल्ड जो है वो तो गोल्ड है, ठीक है, बट सिल्वर और अदर जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं आपके, वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे और वो गोल्ड की रिटर्न को भी बीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड सही नहीं है, गोल्ड तो गोल्ड है, वो हमेशा गोल्ड ही रहेगा। बट अगर आप
रिटर्न वाइज बात करेंगे तो सिल्वर और अदर इंडस्ट्रियल मेटल आपको अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाएंगे। अब बिल्कुल इंडस्ट्रियल मेटल की आप बात कर रहे हैं, तो अगर मैं स्टॉक के फॉर्म में बात करूं तो ये मार्केट के लिए कितना बेनिफिट इससे मिल सकता है? देखिए बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर बेस मेटल या इंडस्ट्रियल मेटल इंक्रीज होंगे तो जो कंपनीज इंडस्ट्रियल मेटल में काम कर रही हैं, जो कंपनीज इंडस्ट्रियल मेटल को प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है उससे। तो मुझे लगता है कि तभी मैं कह रहा हूँ कि मेटल सेक्टर तो आपका बूम करने वाला है, क्योंकि अब इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। जो ये पिछले 2-3 साल हमने वॉर देखी है, तो हर कंट्री को समझ में आ गया कि आपको अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग रखना है, और डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए आपको मेटल की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक ऐसा एक नज़रिया है देखने का मार्केट को कि भाई अगर आपको डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग रखना है, आपको मेटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आपका मेटल सेक्टर वहाँ पे यूज़ होगा। तो जैसे जैसे हम डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग करेंगे, आपका मेटल सेक्टर वहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो जितने भी आपके मेटल के स्टॉक के कंपनीज हैं, वहाँ पर आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर का बहुत बड़ा यूज़ जो है वो मेटल सेक्टर पे रहेगा। उसके साथ साथ इंफ्रा पे आप काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी। जब चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी तो अगेन आप बिल्डिंग बनाना चालू करेंगे, तो आपके मेटल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो मेटल सेक्टर तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चलने वाला है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी जैसे इन्वेस्ट नहीं किया होगा गोल्ड सिल्वर में, अगर वो दिवाली के बाद उन्होंने सोचा होगा कि चलिए अब करते हैं, और जिस तरीके से रेट एकदम धड़ाम हुए हैं, तो अभी उनको क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे कि थोड़ा रुकना चाहिए या फिर उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। प्राइस लोअर आ गए हैं, 10-10% प्राइस करेक्ट हो गए हैं। फिजिकल में हमने ये सुना था कि 2 लाख रुपए तक चांदी बिक गई है, आज वो करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास चांदी आ गई है। फिजिकल में हमने सुना था कि गोल्ड का भाव 1,35,000 बिक गया था, आज गोल्ड का भाव 1,20,000 है। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको 15,000 रुपए गोल्ड सस्ता मिल रहा है, आपको 50,000 रुपए चांदी सस्ती मिल रही है, तो एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट करो। आपको अगर 100 ग्राम गोल्ड लेना है तो आप 1 ग्राम तो एटलीस्ट ऐड करो, तो जिससे कि आप जो गिरावट आई है उसका आप बेनिफिट उठा सको। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ETF फॉर्म में आप ले रहे हैं, एटलीस्ट ETF फॉर्म में आप ऐड कीजिए। आप ETF फॉर्म में देखिए, आपको अगर कहीं लग रहा है कि आपको म्यूचुअल फंड लेना है, आपको लग रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना है मेरे को, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या आपको लेना चाहिए, तो आप गोल्ड ले लीजिए। क्योंकि गोल्ड सबको समझ में आता है। इवन अगर आप तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपको समझ आ रहा है किससे मैं बात करूं, अब अपने ग्रैंडफादर से पूछ लीजिए, अपनी ग्रैंड मदर से पूछ लीजिए, भाई मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, वो ये बोलेंगे भाई गोल्ड ले ले। क्योंकि गोल्ड एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है, ये ट्रेडिशनल ही है। ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप पिछले 200 साल पहले भी जाएंगे तो राजा महाराजा या ट्रेडिशनल जो लोग थे वो गोल्ड में पैसा लगाते थे कि भाई आप गोल्ड लेके रखो, कभी मुसीबत होगी तो आप यूज कर सकते हो। और सोने की अहमियत तो मुझे लगता है शायद जितने भी इंटरनेशनल मार्केट है ना, पूरे जितने भी कंट्रीज हैं, इन्होंने भी उदाहरण के तौर पर दिखाई दिया है जिस तेजी के साथ इन्होंने सोना इतना तेजी से खरीदा है। चाइना सबसे नंबर 1 पर इस टाइम पे हो गया है कि मतलब जो बूम हुआ है, मतलब सोचिए आप, चाइना ने लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 800 समथिंग कुछ खरीदारी की है सोने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए गोल्ड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लेना, आपको मन है कि पैसा पड़ा है, आपको लेना है कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप घर की लेडी से पूछ लीजिए क्या लेना, वो बोलेगी गोल्ड ले लो, क्योंकि उसको पता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। और नहीं समझ में आ रहा तो ग्रैंडफादर से पूछ लीजिए, ग्रैंड मदर से पूछ लीजिए, या अपने इन लॉज में पूछ लीजिए भाई क्या लेना है, सास ससुर से पूछ लीजिए, वो ये बोलेंगे भैया गोल्ड ले ले। क्योंकि जो जितना पुराना आदमी होगा ना, उसको पता है कि भाई गोल्ड की क्या वैल्यू है। क्योंकि उनको ये पता है कि गोल्ड एक ऐसी वस्तु है, अगर आपने पैसा लगा दिया और कभी भी जरूरत पड़ी तो आप ले सकते हैं। अब ये मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि गोल्ड लोन में जो डेटा बहुत इंक्रीज हुआ है, गोल्ड लोन लेने वालों की जो तादाद है वो बहुत बड़ी है, गोल्ड लोन के नंबर्स बहुत बड़े हैं। वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि लोगों को पता है कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आपको बहुत हायर जो है वैल्यूएशन पे गोल्ड मिलता है, गोल्ड लोन मिलता है। अगर आप किसी शेयर को लोन पे रखेंगे आपको 70% तक आपको खाली लोन मिलेगा, बट अगर आप गोल्ड गिरवी रख रहे हैं तो वहां पर आपको 90% तक लोन मिल जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको अगर लोन भी लेना है तब भी आप उसको गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। बहुत इजीली आपको लोन मिलता है। आपको शायद उतना इजीली प्रॉपर्टी पे लोन ना मिले, आपको उतना इजी शायद स्टॉक मार्केट पे लोन ना मिले, बट अगर आपकी जेब में गोल्ड है ना, आपकी जेब में प्रॉपर्टी ज्वेलरी रखी है, आप उसको तुरंत जाकर आप हैंड टू हैंड लोन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एंगल है कि अगर आपने एक ऐसी एसेट क्लास में पैसा लगाया है जो कि आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर रहा है, जिसको आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, कभी इमरजेंसी है तब आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जब चाहो आप उसको बेच लो। प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, शेयर बेचने के लिए आपको टाइम वेट करना पड़ेगा कि सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक आपको बेचना है। गोल्ड आपकी जेब में रखा, आपको रात को 8 बजे भी लोन चाहिए, अब ज्वेलर के पास जाओ, भैया पकड़, आपको हैंड टू हैंड पैसे देते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप 24 आवर यूज कर सकते हो। इवन अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मान लीजिए फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, आपके गले में गोल्ड की चेन है, आपका मान लीजिए पैसे खत्म हो गए,
आप उतार के ज्वेलर को दो, वहां पर हैंड टू हैंड आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिक्योरिटी के टाइम पे यूज होता है। तो अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखनी है, उस नजरिए से भी आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। अनुज जी, एक मेरा सवाल कि जब भी सोना तेजी से बढ़ रहा था, सोना चांदी, तो मेरा एक सवाल ये होता था कि अब कहाँ तक पहुंचेगा रेट। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये गिरावट कहाँ तक पहुंचेगी। देखिए, हमारा मानना है कि अभी कुछ और गिरावट यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होने वाला है। हेज फंड्स हैं, यूएस के फंड्स हैं, वो यहाँ पे बिकवाली करेंगे, अपनी बुक को क्लोज करेंगे, तो हो सकता है थोड़ी बहुत बिकवाली आपको देखने को मिले, बट वो बिकवाली ज़्यादा डीप नहीं होगी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं $3800 के आसपास या 1,15,000 के आसपास आपको प्राइस सेटल होता हुआ दिखाई देगा। चांदी में भी मुझे लगता है कि $42-48 और करीबन 1,25,000 1,30,000 के आसपास सेटलमेंट हो सकता है कि वहाँ पे आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, क्योंकि आगे शादियों का सीज़न भी है, उसकी भी डिमांड है, प्लस न्यू ईयर भी है, उसकी भी डिमांड आपको देखने को मिलेगी। फिर अगेन भारत के अंदर फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी डिमांड भी यहाँ पे रहेगी। तो ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है $500 की, तो हो सकता है कि $100-150 की गिरावट और आ जाए, तो वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर आने वाले वक्त में फिर से इनके दाम धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाए? बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि 2026 के एंड तक आपको हो सकता है कि गोल्ड दोबारा से $4500 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया है। और चांदी भी मुझे लगता है कि $60 से $70 के बीच आपको मूव करती हुई नजर आए। तो मोमेंटम तो आया है इसमें, और मोमेंटम कंटिन्यू भी रहेगा। ये एक थोड़ा सा ब्रेक है फिजिकल के अंदर। अब सप्लाईज आनी चालू हुई हैं, धीरे धीरे ज्वेलर्स ने माल निकालना चालू किया है, रिफाइनर से भी माल आना चालू हुआ है, तो वो एक उसका प्रेशर है कि मार्केट में अब जो सप्लाईज हैं वो बढ़ी हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो रहा है धीरे धीरे। तो ये प्राइस हमने ये हिस्टोरिकली भी देखा, जब गोल्ड बहुत स्पीड से भागते हैं ना, तो वो फिजिकल में सेटल होता है प्राइस, कि भाई इतना बढ़ गया, अब ज्वेलर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे या कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा सिंक्रोनाइज होकर एक ऐसे लेवल पर आता है जहां पर दोनों उसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी क्या है कि कंज्यूमर पैसा देने को तैयार नहीं है कि नहीं जी मैं 1.5 लाख पे तो नहीं खरीदूंगा, ज्वेलर बेचने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट होते धीरे धीरे डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है ना, वो एक प्राइस को सेट कर देगा। तो वो हमने देखा हिस्टोरिकली भी, गोल्ड अपने बेस को ऊपर करता जाता है, सिल्वर भी अपने बेस को ऊपर करता जा रहा है, तो धीरे धीरे वो एक ऐसे लेवल पर आ जाएगा जहां पर दोनों की एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी। जहां पर दोनों प्राइस एक्सेप्ट करेंगे वो आपका बेस बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि 1,15,000 के आसपास और 1,30,000 के आसपास चांदी जो है वो बेस बना लेगी, फिर वहां से आपको बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा, एक मैं सवाल ना मार्केट से रिलेटेड ही पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने कई स्टॉक्स को लेकर भी बात करी, तो अभी मैं ये चाहूंगी आपसे जानना कि अभी कौन सा सेक्टर इन कुछ महीनों में भाग सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो आगे वाले 2 महीने हैं ना, 2 या 3 महीने, यहाँ पर आपको इक्विटी मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मेरा ऐसा गट फीलिंग भी मुझे लग रहा है, और जो फंडामेंटल मैंने स्टडी किए हैं उसके अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीनों में आपको अच्छा खासा इक्विटी मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन गया है, जिस तरीके से ऑटो सेक्टर का सीजन गया है, जिससे जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, उसका इंप्लीकेशन अब आपको देखने को मिलेगा। उसके जो इफेक्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और इफेक्ट सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा भी आया है जीएसटी की रिफॉर्म की वजह से। कंपनी की सेल्स भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से, और कहीं ना कहीं बहुत लिबरलाइज तरीके से बैंक्स ने अच्छा खासा सपोर्ट भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये सब इकोनॉमी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्टिव है। जीएसटी कलेक्शन भी बहुत इंक्रीज हुआ है, तो मुझे लगता है कि उससे ना कहीं इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। और जिस तरीके का मॉनसून गया है, क्योंकि देखिए भारत के लिए मॉनसून बहुत इंपैक्ट करता है। अगर मॉनसून आपका अच्छा गया है तो आप मान के चलिए आपके जो आगे पल्सेस की पैदावार है वो आपकी बहुत अच्छी होगी, तिलहन की पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी। तो जो हम एक तरीके से हम इंपोर्ट बेस्ड होते हैं कि भाई हमको इंपोर्ट करनी है पल्सेस, वो हमारी कम हो जाएगी, तो हमारी फॉरेन जो करेंसी है वो हमारी यहाँ पे सपोर्ट करेगी। हमारी इंडियन रुपी हमारा यहाँ पे रुकेगा, हमें डॉलर की डिमांड करनी नहीं पड़ेगी। हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमको अगेन डॉलर की डिमांड नहीं करनी पड़ेगी। हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भाई हमको 2029 तक आत्मनिर्भर होना है। तो अगर हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, पल्सेस में हो रहे हैं ऑलरेडी, और एडिबल ऑयल के ऊपर हम ऑलरेडी हो रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तभी आप देखिए कि 2008 में मुझे याद है कि जब रिसेशन आया था तो भारत को कोई इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा था। अब ट्रेड वॉर हो रहा है तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है भारत को, क्योंकि हम इंटरनली बहुत स्ट्रांग हैं। हमारे पास इतने मींस हमारी जो पैदावार है एग्री के क्षेत्र में बहुत अच्छी खासी है। हमने लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन में भी हमने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखी जहां पर मारामारी हो, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अच्छे तरीके से आपके फूड सबको मिला। तो ये एक शो करता है कि आप इंटरनली कितने स्ट्रांग हो। तो उससे मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल फैक्टर है ना वो बहुत अच्छे हैं, और आने वाले 2 महीनों में आपको मेटल सेक्टर में,
आपको ऑटो सेक्टर में, आपको एफएमजी सेक्टर में, यहाँ पर आपको अच्छा खासा अट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, मार्केट में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल जो अदा करता है, अगर मैं बड़ा ना भी बोलूँ तो एक कुछ हद तक रोल जो अदा करता है वो एफआईआईज होते हैं, विदेशी जो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अभी हमने देखा कि 2025 उस हिसाब से बेटर नहीं रहा है, उतना खास नहीं रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा बिकवाली सेलिंग की है, लेकिन डीआईएस ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो अब देखिए अब इस साल के लगभग 2 महीने बचे हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि इनकी वापसी होगी या फिर आने वाले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सब कुछ पॉजिटिव मोमेंट ही बनते नज़र आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, डीआईएस की खरीदारी हुई है, उसकी वजह से हम 26,000 के लेवल पर आ गए हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि अब हम एफआईएस के ऊपर डिपेंड है। हाँ। अगर हम एफआईएस के ऊपर डिपेंड है तो शायद हम 26,000 पे लेवल पे नहीं आते। तो कहीं ना कहीं डीआईएस ने जो खरीदारी करी, ऑलमोस्ट करीबन 40,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर है जिससे हम 26,000 के ऊपर सस्टेन है। अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं अगर आप एफआईएस के डेटा को भी देखेंगे तो उनका बाय और सेलर जो है वॉल्यूम इक्वलेंट है, कोई सरप्लस नहीं है, कोई इन्होंने एक्स्ट्रा बिकवाली नहीं करी है या एक्स्ट्रा खरीदारी नहीं करी है, बिल्कुल रेंज बाउंड में खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अब ट्रम्प साहब का एक्टिविटी है ना, इससे शायद आपको कहीं ना कहीं एफआईएस की एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। एफआईएस भी ढूंढते हैं कि भाई आपको कहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब जैसे यूएस ने इंटरेस्ट रेट कट किया, तो यूएस ने इंटरेस्ट रेट कट किया तो अब उनको यूएस में उतना अमाउंट नहीं मिलेगा, तो वो ऐसी इकोनॉमी ढूंढेंगे जहां पर उनको अच्छे रिटर्न मिले, अच्छे इंटरेस्ट रेट मिले। तो इंडिया में भी हायर इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग होती है। तो इंटरेस्ट रेट अगर आपको दिख रहा है कि भाई यूएस में कम है, इंडिया में ज्यादा है, तो एफआईएस ऑटोमेटिक इंडिया में पैसा डालेंगे। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि हम देख सकते हैं कि एफआईएस का पैसा आपको धीरे धीरे आना चालू होगा। हाँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में एफआईएस का जो पैसा है ना, वो ही इंडिया की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं यूएस में, आगे भी वो इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्प्रेड है बीच में इंटरेस्ट रेट का, वो इंडिया में इंक्रीज हो जाएगा। तो जो एफआईएस हैं वो यूएस से पैसा निकाल के इंडिया में डालते हुए नजर आएंगे, अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एफआईएस का भी आपको अट्रैक्शन इंडिया की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी। तो जैसे कि आपने कई सारी बातें आज के इस पॉडकास्ट में बताई, मार्केट से रिलेटेड, किस सेक्टर में अभी दाव खेलना चाहिए और मार्केट में आने वाले वक्त में क्या तस्वीर होने वाली है, गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या स्थिति नजर आ सकती है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं मन में या फिर कोई राय आपकी है तो कॉमेंट सेक्शन में जाके आप अपने सवाल, अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी एक बार फिर से आपका। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही, अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।